हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली चैनल पर अपलोड की जा रही हैं। प्लीज़ वीडियोस को अच्छे से वॉच करें एंड इसके बाद आप चाहें तो इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेंस के क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ में अगर वहाँ पे जैसे क्विज होते हैं तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ में आप उसका आकलन भी करते जाएंगे कि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आ रहे हैं या फिर नहीं। एंड सभी इंपॉर्टेंट सोर्सेज को मैंने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो हिंदू और पीआईबी पे है। बाकी जो सोर्सेज है जैसे आरएस टीवी वगैरह हो गया तो उसका एक मैराथन वीडियो लाया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर ज़रूर आप इन वीडियोस को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच पाए। तो GS2 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। GS2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंडैमनिटी फ्रॉम लायबिलिटी। जिसने कॉमर्स पढ़ा होगा उसे पता होगा कि इंडैमनिटी और लायबिलिटी का क्या मतलब होता है। साइंस फील्ड वालों को हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम बस इन वर्ड्स को समझने में आए, अदरवाइज टॉपिक इज़ वेरी इजी। बेसिकली देखिए लायबिलिटी क्या होता है, जब आपको किसी को कुछ देना होता है, एंड इंडैमनिटी का मतलब जब आपको एक इंश्योरेंस मिल जाए। तो इंडैमनिटी फ्रॉम लायबिलिटी का मतलब कि किसी को कुछ देने से बचना। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ द टॉपिक। नाउ अब ये टॉपिक हमारा करंट अफेयर से कैसे रिलेटेड है। हम सभी को पता है कंट्री के अंदर वैक्सीन जो क्राइसिस है वो चल रहा है, ज़रूरत ज़्यादा की है, वैक्सीन कम की है। तो इंडिया सोच रहा है कि हम इंडैमनिटी प्रोवाइड करें एंड फॉरेन वैक्सीन मेकर्स को भी, ये दो नाम ध्यान रखिएगा, फाइजर एंड मोडर्ना को भी, ताकि ये जो कोविड वैक्सीन हैं इंडिया में आ सके एंड इंडिया में कोविड वैक्सीन को बनाया जा सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। तो अब जो सीरम इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी कहा है कि हमें भी इंडैमनिटी फ्रॉम लायबिलिटी प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि सभी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, उन सभी को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि अगर उनके खिलाफ, जैसे मान लीजिए वैक्सीन लगवाई, किसी को कोई साइड इफेक्ट हो गया और उस बंदे ने कंपनी के ऊपर क्या किया, केस फाइल कर दिया कि आप हमें पैसा दीजिए, तो बेसिकली ये जो क्लॉज होगा तो ये कंपनी को बचा लेगा, उसे कंपनी को उस पर्सन को पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। सो दिस इज इंडैमनिटी फ्रॉम लायबिलिटी। मतलब कि हमें देनदारी से जो सीरम इंस्टीट्यूट है, फाइजर है, मोडर्ना है, तो उनको गवर्नमेंट एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे कि अगर किसी को वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट होता है और कोई पर्सन उन पे लीगल सूट फाइल करता है, कोई क्लेम करता है, तो वो उससे बच सके। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख सकते हैं। तो सिंपल टर्म में यही मतलब है कि अगर किसी को कोई लॉस होता है या कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है तो उसे सिक्योरिटी मिल सके। एक बात और, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी, आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ओके, चलिए। तो देखिए लीगल टर्म्स में एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी की वजह से किसी को कुछ नुकसान होता है तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, तो ये क्लॉज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में लाया जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई वैक्सीन पे इंडैमनिटी दी नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर गवर्नमेंट इंडैमनिटी दे रही है, अगर फॉरेन वैक्सीन मेकर्स को दे रही है कि ठीक है, ताकि वो हिचकिचाए ना इंडिया में आकर वैक्सीन देने के लिए, तो उन्हें सीरम इंस्टीट्यूट को भी देना पड़ेगा, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो नाउ इसी के अंदर एक टॉपिक है, व्हाट आर ब्रिजिंग ट्रायल्स। ब्रिजिंग ट्रायल्स क्या होते हैं? तो ब्रिजिंग ट्रायल्स लोकलाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई गांव हो गया, कस्बा हो गया, तो वहां पे ट्रायल करके देखा जाता है, तो उससे एक डाटा जनरेट होता है कि अगर मान लीजिए जैसे फाइजर वैक्सीन जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर यूज की गई, ठीक है, किसी एरिया में, मींस पूरे पब्लिक के लिए नहीं, एक छोटे से एरिया में, जैसे मान लीजिए ये कोई पूरा वर्ल्ड है एंड इस पार्ट के अंदर ये वैक्सीन को ट्राई किया गया, तो इसको कहेंगे ब्रिजिंग ट्रायल, ताकि यहाँ पर असर देख के पूरी कंट्री में उसे अप्लाई किया जा सके या पूरे वर्ल्ड में अप्लाई किया जा सके। तो इन ट्रायल से होता क्या है, इन ट्रायल से बेसिकली वैक्सीन की एफिकेसी पता चलती है एंड क्लियरेंस करने के लिए इंडैमनिटी क्लॉज को, चाहे वो फाइजर हो या फिर मोडर्ना हो, उन्होंने रिलैक्सेशन मांगा है ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर अ पोस्ट अप्रूवल ब्रिजिंग ट्रायल फॉर इट्स वैक्सीन, क्योंकि वो ऑलरेडी ही अपनी कंट्री के अंदर उसको वेरीफाई करवा चुके हैं। सो आर देयर एक्सेप्शंस टू इंडैमनिफिकेशन? तो कुछ एक्सेप्शंस हैं एंड जैसे मान लीजिए आपने ही वैक्सीन लगवाई, ठीक है, और आपको कहा गया था कि इसके बाद आपको जैसे कोई और दवाई नहीं लेनी है, ठीक है, या आपको बुखार
बुखार वाली दवाई लेनी है, फीवर की दवाई लेनी है, या आपने जानबूझ के कोई गलत उसके ऊपर ड्रग्स वगैरह कुछ गलत ड्रग ले लिए, तो आपकी गलती की वजह से किसी को अगर प्रॉब्लम होती है, खुद पर्सन को प्रॉब्लम होती है, आपने प्रोडक्ट का अच्छे से यूज़ नहीं किया या जैसा कहा गया था कि वैसा नहीं किया आपने, तो ये इंडैम्निफिकेशन जो है वो कंपनी पर लाए नहीं करता। मींस कंपनी जो है वो आपको पेमेंट नहीं भी करेगी, ठीक है। तो वहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, मींस आपकी गलती है ना, तो ये बोल दिया जाएगा। अब GS2 का सेकंड टॉपिक करेंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से रिलेटेड एक न्यूज़ है एंड इसको मनरेगा कहते हैं। तो देखिए, कास्ट कैटेगरीज फॉर एनरेक्स पे, इसका मतलब क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में ये कहा गया है, देखो इसके अंदर फिक्स होता है, वो अभी हम सब देखेंगे, जो मतलब न्यूज़ वगैरह है वो तो हम देखेंगे। इसके अंदर बेसिकली ये कहा गया है कि जो काम दिया जाता है ना 100 दिन के लिए, जो और नहीं दिया जाता तो 15 दिन में उनको बेरोजगारी भत्ता वगैरह देना पड़ता है। अब उसमें ये कहा गया है कि आप इसके अंदर भी सीट जो है ना वो SC ST वालों के लिए रिजर्व कर दो कि इतना जो काम होगा वो इन पर्सन को मिलेगा। तो ये बात है बेसिकली, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा दिया है, इसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, किसने? देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कोई और मिनिस्ट्री का नाम डाल सकते हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को कहा है कि आप जो वेज पेमेंट्स है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कि SC को कितना काम दिया, ST को कितना दिया, दूसरों को कितना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से दीजिए, क्योंकि अभी कोई कैटेगरी नहीं है। तो इस मूव का इम्पोर्टेंस क्या है? यही कि SC एंड ST जो है उनको भी बेनिफिट्स दिए जा सके, ठीक है। ये इसका फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके कि सेंटर जो है वो SC ST कम्युनिटीज़ वालों को अलग से कितनी हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, ठीक है। ये थोड़ा आज मैं PDF के अंदर हाईलाइट करना भूल गई हूँ, तो ये प्रॉब्लम आपको कल से नहीं आएगी, बट कोई बात नहीं। देखिए, बात तो कंटेंट के अंदर होती है, समझाने के लिए होती है, ये सब इशू चलते रहते हैं। चलिए, तो कंसर्न्स क्या है? देखो, अगर SC ST के लिए अलग, बाकियों के लिए अलग काम बढ़ेगा, पेमेंट सिस्टम कॉम्प्लिकेट होगी, ठीक है। इट में लीड टू अ रिडक्शन इन स्कीम फंडिंग, हो सकता है काम बढ़े तो उसके अंदर पैसा थोड़ा लग जाए, तो लोगों को पेमेंट कम हो, पेमेंट्स में डिले हो जाए क्योंकि कागज़ कार्रवाई बहुत सारी हो जाएंगी। SC ST पॉपुलेशन, जहाँ पर ज़्यादा SC ST पॉपुलेशन है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो वहाँ पर इसका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो मनरेगा जो है, अब कुछ देखिए, फ़ायदा होना इज़ नॉट नुकसान, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा होना इज़ अ नुकसान, ओके। तो मनरेगा है क्या? ये 2005 में लॉन्च किया गया था। हम सबके पास एक राइट टू वर्क है, काम करने का सबको हक है, तो इसी के लिए ये लॉ लाया गया था कि सबको 100 दिन का काम प्रोवाइड किया जाएगा, खास करके रूरल एरियाज़ में एंड खास करके अनस्किल्ड पीपल को, ठीक है। ये दो वर्ड्स ध्यान रखिएगा, रूरल इंडिया एंड अनस्किल्ड पीपल, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर सके, ठीक है। कम से कम 100 दिन का काम देना होता है, लाइवलीहुड बेस उनका मजबूत करना है, जैसे गड्ढे खुदवा दिए, इधर से उधर ये कीजिए, डैम्स के लिए आप ये गड्ढा खोदिए, पोन्स बनाइए, रोड्स बनाइए, कैनाल्स बनाइए, ये सब काम दे दिए जाते हैं ताकि वो लोग अर्बन एरियाज़ में भी कम आए और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा सके, रूरल लेबर को ही यूज़ करके। अगर किसी पर्सन को इसके अंदर काम करना है तो वो एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 18 साल की उम्र होनी चाहिए, ग्राम पंचायत का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, एंड अनस्किल्ड वर्कर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अनस्किल्ड होना चाहिए। तो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना होगा, 15 दिन के अंदर आपको क्या मिलने लगेगा? काम मिलने लगेगा, ठीक है। काम अगर नहीं मिलेगा 15 दिन में तो फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलने लगेगा। सोशल ऑडिट मैंडेटरी होता है, सोशल ऑडिट होगा कि काम चल रहा है, कोई एक ऑडिटर आएगा, देखेगा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ग्राम सभा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिए, एक होता है प्रिंसिपल फोरम, एक होता है जो काम को अप्रूव करे। फोकस कीजिएगा, प्रीलिम्स के अंदर यहीं पे घुमाया जाता है, ठीक है। तो जैसे पूछ लेंगे कि प्रिंसिपल फोरम क्या है, ऑप्शन में दे देंगे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत प्रिंसिपल फोरम है, एंड ग्राम सभा जो होती है वो अप्रूव करती है शेल्फ ऑफ वर्क। तो यही पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ग्राम सभा प्रिंसिपल फोरम है, ग्राम सभा के अंदर कौन होते हैं? वही लोग जो वहाँ के वोटर्स हैं, जिनका नाम जो है वो वहाँ की वोटिंग लिस्ट में रजिस्टर है, तो वो लोग अपनी आवाज़ को उठाते हैं, ठीक है। दैट इज़ ग्राम सभा। एंड ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों मिलकर ये वो करते हैं, मीन्स अप्रूव करते हैं कि कौन से काम हम लेंगे एंड क्या प्रायोरिटी होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल फोरम में सिर्फ ग्राम सभा आती है एंड अप्रूवल के अंदर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों आते हैं।
GS2 का ही थर्ड टॉपिक है पैलेस्टीन एंड इजराइल का इशू। आप काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। जो ग्रीन कलर का पैलेस्टीन है वो 2000 में 1946 का ये मैप है एंड 2000 तक आकर देखिए इजराइल जो है वाइट कितना ज़्यादा हो गया एंड पैलेस्टीन कितना कम हो गया। ठीक है, ये 1946 का मैप है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखिए 1947 का है, फिर ये 1949 टू 67 है, फिर ये आपका 2000 का मैप है। तो ऐसा क्या हुआ कि पैलेस्टीन जो है वो घटकर यहाँ आ गया एंड इजराइल ने इतना ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। एंड पहले कैसे वहाँ की कैपिटल जो थी वो कौन सी थी जहाँ पे इंडिया की एम्बेसी भी है, एंड अब किस तरीके से यहाँ की कैपिटल जेरूसलम हो गई, थोड़ा इसको भी देखेंगे। एंड न्यूज़ में क्यों आ गया, देखिए थोड़े दिन पहले तो इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे, अच्छा मुझे बताइएगा कि गाज़ा स्ट्रिप यहाँ पर है, वेस्ट बैंक कहाँ है। ठीक है, क्योंकि वेस्ट बैंक है तो आप सोचिएगा कि वेस्ट बैंक क्या वेस्ट साइड में है या नहीं है, जो डेड सी है वो किस किस से एरिया टच करती है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, आप इसको करेंगे एंड कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको ये चीज़ लिखनी है। तो पैलेस्टीन एंड इजराइल का इशू हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फिर तो इंडियाज एब्सटेंश, देखिए अब इसलिए था थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले, मे बी आई एम रॉन्ग, मतलब विद इन अ वीक ये इस न्यूज़ में था क्योंकि गाज़ा स्ट्रिप्स ने क्या किया था, इजराइल के ऊपर मीन्स मिसाइल दागी थी एंड इजराइल ने उसको एंटी सैटेलाइट के थ्रू, मतलब हवा में ही उनकी सैटेलाइट को तो मार गिराया और अपनी सैटेलाइट्स गाज़ा स्ट्रिप के अंदर छोड़ी, जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों की, औरतों की, बड़ों की, बुजुर्गों की डेथ हुई। अब यहाँ पर आई बात किस चीज़ की, वोट करने की। यहाँ पर इंडिया ने वोट करने से मना कर दिया। सो दिस इज द पॉइंट, इंडियाज एब्सटेंशन फ्रॉम वोट ऑन पैलेस्टीन इशू विद इजराइल, क्योंकि हमारे इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इजराइल ने ऑलमोस्ट ऑलवेज हमारी हेल्प की है, लेकिन इजराइल देखो कहीं ना कहीं पैलेस्टीन के साथ तो गलत करता है। तो यहाँ पर इंडिया ने वोट करने से मना कर दिया, तो इससे पैलेस्टीन हमसे नाराज़ हो गया एंड देखते हैं उन्होंने हमें कहाँ डाला है। तो चलिए देखते हैं। तो एक रिजोल्यूशन आया है, रिजोल्यूशन का नाम है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जो है, या जो पैलेस्टीन को जो ऑक्यूपाई किया हुआ है ईस्ट जेरूसलम के अंदर इजराइल ने, तो ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर एक रिजोल्यूशन लाया गया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल एंड गाजा स्ट्रिप के बारे में, जो कोस्टल पार्ट के अंदर, उसका क्या किया जाए। तो इंडिया ने वहाँ पर वोट देने से मना कर दिया। तो पैलेस्टीन ने एक रिपोर्ट निकाली एंड वहाँ पर यह कहा गया कि कुछ लोगों ने हमारी मदद की। तो रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया विद द वोट ऑफ 24 मेंबर्स एंड 24 में से 9 ने अगेंस्ट में वोट किया एंड 14 इंक्लूडेड इंडिया एब्सटेंड। मतलब 14 ने तो 9 ने तो ये कहा कि भाई गलत हुआ है, लेकिन 14 ने वोट करने से ही मना कर दिया। ठीक है, अब इसके थ्रू, क्योंकि देखो अगर मेजॉरिटी में आता तो थोड़ा असर पड़ता इजराइल के ऊपर भी, वो कितना पड़ता कितना नहीं पड़ता देखो वो तो बात की बात है, क्योंकि यूएन एक टूथलेस टाइगर की तरह है। लेकिन 9 जो वोट थे उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया, तो फिर मेजॉरिटी तो मिली नहीं, 14 ने वोट ही नहीं किया, तो इसकी वजह से अब सॉल्यूशन तो निकला नहीं। तो एक नई कमीशन बनाने के लिए कहा गया कि एक दूसरी कमीशन बिठाते हैं एंड फिर वो देखते हैं कि कितना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का वायलेशन हुआ है। तो इंडिया की जो पॉलिसी है, तो अब इंडिया ने ये कहा है कि इंडिया तो हमेशा से ऐसे करता आया है, इंडिया कभी भी ऐसे साथ नहीं देता किसी का, मतलब खुलकर नहीं बोलता। तो इंडिया ने ये बात कही है कि मतलब हम लोग जो हैं वो कभी भी, मतलब हम एक बैलेंस एक्ट की तरह चलते हैं एंड वी डोंट लाइक टू से एनीथिंग। तो ये बात आ गई होगी आई थिंक आपको समझ में। चलिए अब बात करते हैं पोस्ट 1948। 1948 के बाद हुआ क्या क्या। इंडिया वॉज द ओनली नॉन अरब स्टेट, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ अरब का इतना खास वो नहीं है, तो इंडिया ही एक ऐसी नॉन अरब स्टेट है 13 कंट्रीज में से जिन्होंने वोट किया था अगेंस्ट द यूएन पार्टीशन प्लान ऑफ पैलेस्टीन। ठीक है, दैट हैड लेड टू द क्रिएशन ऑफ इजराइल। ये 1948 की बात चल रही है, मीन्स तब हम लोग खुश नहीं थे कि हाँ इजराइल ने इस तरीके से पैलेस्टीन के साथ कर रहा है। 1975 में इंडिया दोबारा से पहली ऐसी नॉन अरब कंट्री बनाया जिन्होंने ये कहा कि हाँ जो पैलेस्टीन है, जो पैलेस्टीन पीपल हैं, वो इंडिया में दिल्ली में आके अपना ऑफिस खोल सकते हैं।
1988 में दोबारा से ये बात कही गई कि जो पैलेस्टीन है वहाँ पर हमने अपने एक एम्बेसी बनाई एंड एक इंडिपेंडेंट व्हेन द पीएलओ डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन विद इट्स कैपिटल इन ईस्ट जेरूसलम, इंडिया ग्रांटेड रिकॉग्निशन इमीडिएटली। मतलब इंडिया ने तब भी साथ दिया था पैलेस्टीन का। 1992 के बाद में बात करें तो इजराइल के साथ भी हमने अपने रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश की है। फिर जब सोवियत यूनियन का विक्टन हुआ, मीन्स जब यूएसएसआर एक तरीके से टूट गया एंड अलग अलग जो कंट्रीज़ है वो बनी, तो तब भी ये देखा गया कि भाई वहाँ पे जियो पॉलिटिक्स चली, गल्फ वॉर हुई 1990 में। इंडिया ने देखिए अपनी एम्बेसी बनाई थी तल अवीव के अंदर, ये आपको इजराइल में ही देखने को मिलेगी एंड जैसे इस तरीके का मैप है ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर हमें जहाँ हमने कैपिटल में अपनी जो एम्बेसी बनाई थी, अब इन्होंने वो कैपिटल कहाँ कर ली, अपनी जेरूसलम के अंदर कर ली। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि जो तेल अवीव है वो कहाँ पर है, तो ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है। तो टू स्टेट सॉल्यूशन यही है कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो आपस में मिलजुल कर रहें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नॉर्म्स फॉर रिटायरिंग ऑफिशियल्स डिफाइंड। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल्स रिटायर होते हैं उनके लिए कुछ नॉर्म्स डिफाइन किए गए हैं एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एक प्रोसीजर लेकर आए हैं कि किस तरीके से क्लियरेंस देना है। एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग बिफोर ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू रिटायर्ड, जैसे मान लीजिए आप की जॉब लग जाती है, उसके बाद आप कभी रिटायर होंगे, ग्रुप ए ऑफिसर या आप लग जाते हैं या कोई और पोजीशन पे, तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेने से पहले बिफोर ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट आपको एक क्लियरेंस लेना पड़ेगा, विजिलेंस क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिटायर्ड ऑफिसर एक ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर चुका है, ठीक है, तो क्लियरेंस उन सभी से लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 10 साल से अगर आपने कहीं पे ज़्यादा काम किया हुआ है तो आपको वो सब जगह से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। नाउ ये जो क्लियरेंस आप लेंगे इसको आप सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पास भेजेंगे। अगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिला 15 दिन के अंदर अंदर तो दोबारा से उनको रिमाइंड कराएंगे। फिर 21 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर आपको विजिलेंस क्लियरेंस, ये मान लिया जाएगा कि हाँ आपको विजिलेंस क्लियरेंस मिल गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी एम्प्लॉय इन्वॉल्व पाया गया विजिलेंस रिलेटेड मैटर में एंड उसने विजिलेंस को क्लियर नहीं करवाया तो फिर कोई भी रिजल्ट आएंगे तो वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो अब ये इसीलिए है क्योंकि काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर हो ताकि काम जल्दी जल्दी हो सके। तो सीवीसी है क्या, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है क्या? तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी कमेटी ने इसको हेड किया था। के संतानम कमेटी ने 1964 के अंदर। फिर 2003 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। स्टैट्यूटरी स्टेटस मैंने आपको बताया था कि स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या होता है, जो लॉ के थ्रू मिले। मैंने क्वेश्चन पूछा था क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या होती हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया, मैं भी आपको जवाब नहीं दूंगी, आप दोबारा से सर्च करेंगे एंड फिर मुझे बताएंगे। अगर सीवीसी को कोई मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट कंट्रोल नहीं करती, इंडिपेंडेंट बॉडी है, प्रेसिडेंट को ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं एंड इट एक्सरसाइजेज सुपरिंटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एंड इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट। ठीक है, ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर, ये भी प्रीलिम्स में कंफ्यूज करते हैं इस पॉइंट को लेके। ठीक है, एंड दूसरी बात, ये किसकी फंक्शनिंग को सुपरिंटेंडेंट करते हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए जीएस पेपर 3 के अब हम कुछ टॉपिक्स करेंगे, इनके सिलेबस आप ज़रूर ध्यान में रखें। ये नाइट्रोजन साइकिल है, किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया किस तरीके से NH3 को तोड़कर NO3 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर वो वापस से एनवायरनमेंट के अंदर चला जाता है नाइट्रोजन की फॉर्म में। बताइएगा नाइट्रोजन कितना है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, कितना % है। एनिमल्स को फिर बारिश के थ्रू नीचे आ जाता है, प्लांट्स जो हैं वो इनको कंज्यूम करते हैं, ग्रास वगैरह को, तो उससे एमोनिफिकेशन होता है। तो देखते हैं आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए एक ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस हुई एंड ये कौन से नंबर की ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस थी, 8वें नंबर की। कहाँ हुई, बर्लिन जर्मनी के अंदर हुई। कब हुई, 3 से 7 मई 2020 के अंदर हुई। लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये कैंसिल कर दी गई थी लास्ट ईयर, लेकिन इस बार ये हुई है, लेकिन वर्चुअली हुई है। ठीक है, जैसे इंटरनेट पर हुई है। तो इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस 2003 में सेटअप की गई थी। किसकी स्पॉन्सरशिप के अंदर, साइंटिफिक कमिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट, स्कोप। ठीक है, स्कोप ध्यान रखिएगा।
एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम IGBP। ये एक ट्राइएनियल इवेंट है, मीन्स यहाँ पे साइंटिस्ट आते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, ट्रैफिक, सॉइल, वाटर, एयर, इन सब से रिलेटेड बात होती है। यही बात होती है कि किस तरीके से मैनेजमेंट करें नाइट्रोजन का। एंड ये प्रोग्राम करंटली पार्टनर भी है किसका, फ्यूचर का। चलिए, तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन सभी प्लांट्स यूज करते हैं। यहाँ पे आंसर दे दिया, 78% हमारी अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, लेकिन दैट इज नॉट यूजेबल, मीन्स आपको उसको यूज लाइक करना, बनाना पड़ता है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गए, राइजोबिया हो गए, तो वो उसको इस तरीके से बनाते हैं कि प्लांट्स एंड सॉइल में वो यूज हो सके। लेकिन ये पॉल्यूशन में कब कन्वर्ट हो जाता है? हेल्थ और एनवायरमेंट को कब अफेक्ट करने लगता है? जब मान लीजिए किसी ने खेत में बहुत सारा नाइट्रोजन से रिलेटेड चीज़ें डाल दी ताकि मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन हो, फिर वो सारा फिर वहाँ पे पानी बहा दिया, पानी से वो सारा पानी रिवर के अंदर आ गया, वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो गई। इंडस्ट्री में खूब दवा की यूज़ किया गया, फिर नाइट्रोजन एमिशन हुआ, वो भी हवा के अंदर छोड़ दिया गया। एग्रीकल्चर में, व्हीकल्स में, सारा कुल मिला के जो नाइट्रोजन है, गंदा नाइट्रोजन जो है वो पोल्यूशन के रूप में एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ दिया गया। 80% जो नाइट्रोजन मिट्टी में होता है वो ह्यूमन बींग्स यूज़ करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। 20% ही यूज़ करते हैं वेजिटेरियन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और 6% ही ह्यूमंस के पास पहुंचता है जो नॉन वेज खाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, लास्ट टॉपिक करेंगे आज का, श्रीलंका ब्रेसिस फॉर ऑयल स्पिल। देखिए, अगर पानी के अंदर ऑयल क्या मतलब फैल जाता है तो उसको कैसे रोकना है, उसको कैसे इकट्ठा करना है। तो सिंगापुर रजिस्टर्ड एक कंपनी है MV एक्सप्रेस पर्ल, इन्होंने केमिकल्स, प्लास्टिक्स, काफ़ी सारे न्यूज़ में थे। एक फायर इंसिडेंट हुआ था 20 मई को, तो श्रीलंका की बीचेस पर कुछ प्लास्टिक पैलेट डिपॉजिट्स पाए गए थे। तो कंट्री का एक अथॉरिटी है, मैराइन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एंड उन्होंने कहा है कि ये श्रीलंका के अंदर बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है जिसकी वजह से ऑयल स्पिल कंटेनमेंट बूम्स बन गए, एंड 350 टन ऑफ ऑयल जो है वो क्या हो गया, मीन्स खराब होना है, ठीक है, या हो गया। तो ऑयल स्पिल क्या होता है? ऑयल स्पिल मतलब जब एक्सीडेंटली या जानबूझ के पानी के ऊपर ऑयल को फैला दिया जाए, ठीक है, एंड फिर वो अलग अलग दूर दूर जगह फैल जाता है विंड की वजह से, करंट्स की वजह से, टाइड्स की वजह से, फिर वो लैंड, एयर, वाटर को पॉल्यूट करता है। तो दिस इज कॉल्ड ऑयल स्पिल। तो इसका इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई ऑब्वियस है, वो ऑयल काम आता, वो ऑयल जो है वो तो ख़राब हो गया, तो बीचेस या शोर्स पे आएगा वो, ठीक है, तो उससे टूरिज्म, कॉमर्स पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे ऑयल होगा वहाँ पे आग जल्दी लग जाएगी। जो लोग उस सी पे डिपेंड थे तो वो सी का वाटर पॉल्यूट हो गया, ठीक है, वहाँ पे जो फिशेज़ वगैरह हुई होंगी वो मर जाती हैं। बहुत सारा फौना, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ज़रूरत यही है कि जल्दी से जल्दी इसको क्या किया जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सो आज का PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपके साथ ये PDF शेयर कर दिए जाएंगे। और यू कैन ऑल्सो गो विजिट टू इनसाइट्स IAS वेबसाइट, आप वहाँ पर जाइए, एंड वहाँ पर देखिए न्यूज़ मैंने आपको पढ़ा दी है, वहाँ की भी पढ़ा दी है, एंड और दूसरे सोर्सेज की भी पढ़ा दी है। न्यूज़ वहाँ की आपकी कंप्लीट हो गई है, तो वहाँ की न्यूज़ मत पढ़िए, क्विज सॉल्व कीजिए, मेंस के आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए, एंड आपका भी और मेरा भी दोनों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर दीजिएगा, एंड प्लीज़ 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 शेयर द वीडियो। सो थैंक यू।